very good morning students. Today I shall teach you the next chapter of Lenius, that is the Red Trap written by Selma Lagerlof. First of all, I'll give you a brief intro of this chapter. The Red Trap is a story that gives us a psychological insight into human nature set amidst the mines of Sweden. The author highlights how greed and avarice for material things entrap human beings into this world. The author reaffirms our faith in the essential goodness in a human being that can be awakened through understanding and love. ये जो स्टोरी है द रेड ट्रैप, इसमें जो है ह्यूमन नेचर के जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, अंतर्दृष्टि होती है, उसके बारे में बताया गया है। और ये स्टोरी जो है स्वीडन में जो कोयले की खाने हैं वहाँ पर इसको सेट किया गया, ये स्टोरी लिखी गई है। और इस स्टोरी में जो ऑथर है उसने लालच और जो मटेरियल थिंग्स की लालसा होती है ह्यूमन बींग्स में, उसकी वजह से इंसान जो है वो इस संसार में फंस जाता है। और ऑथर ने जो हमारा विश्वास होता है उसकी पुनः पुष्टि करने की, दोबारा से पुष्टि करने की कोशिश की है कि इंसान के अंदर जो एसेंशियल गुडनेस होती है उसको जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। Now let's see the story. The story is about a poor wanderer who went around selling small red traps to make both ends meet. He used to beg even for the material used for making red traps. It was difficult to make a living out of red traps, so he resorted to begging and petty thefts. ये कहानी जो है एक गरीब घुमक्कड़ की है जो इधर उधर अपने छोटे छोटे चूहेदान बेचता हुआ घूमता था अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। यहाँ तक कि उसे ये रेड ट्रैप्स यानी चूहेदान बनाने के लिए सामान भी मांग कर लाना पड़ता था और उसके लिए अपनी जीविका चलाना बहुत मुश्किल था चूहेदान बेचकर। और इसीलिए वो जो है भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेता था अपना पेट भरने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए। One day when the peddler was lonely, he became engrossed in his own thoughts. He was quite amused to think that the whole world was a big red trap. All the comforts and the joys it offered were nothing but baits to entrap people. The vagabond strongly felt that as soon as we yielded to the temptations being offered by the world, it spelled doom for us. एक दिन ये जो पेडलर था यानी फेरी वाला, वो अकेला जो है अपने विचारों में खो जाता है और वो काफ़ी खुश होता है ये सोचकर कि ये पूरा संसार जो है एक बहुत बड़ी चूड़ीदार के समान है और जितने भी हमें कंफर्ट्स और जितने भी हमें ये खुशियाँ जॉयस जो है वो ऑफर करता है वो सिवाय लालच के या चारे के कुछ भी नहीं है जो कि इंसान को फंसाने के लिए ये संसार प्रदान करता है। और ये जो वेगाबॉन्ड था, वेगाबॉन्ड जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ फॉर घुमक्कड़ या फिर जो बेघर बंजारा होता है, वो स्ट्रांगली ये फील करता है कि जब भी इन ह्यूमन बींग्स जो हैं इस संसार के द्वारा जो ये ऑफर किए जाते हैं, कंफर्ट्स हो गया, ये जॉयस होते हैं जो कि एक बेट के समान होते हैं, जिस तरह से हम चूहेदान में चूहे को फंसाने के लिए कोई ब्रेड का टुकड़ा या कोई चीज़ वगैरह लगा देते हैं, ठीक उसी तरह ये संसार भी ह्यूमन बींग्स को जो है एक बड़ा सा जो ये संसार रूपी जो चूहेदान है उसमें फंसाने के लिए कंफर्ट्स और जॉयस जो है वो ऑफर करता है। और जब ह्यूमन बींग्स उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो उसका दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता है एक डूम की तरह। One dark evening, as the vagabond was walking along the road, he sought shelter in a small grey cottage by the side. The owner of the cottage was an old man without wife or children. He happily accommodated him and offered him food. A kind-hearted soul, the host confided in the vagabond that he was formerly a crofter at Ramstow Ironworks. He now earned his living by milking a cow. He had earned 30 kroner by selling the milk last month.
He also showed the money to the vagabond that was kept in a pouch hung on a nail near the window frame. एक शाम काफ़ी अंधेरा हो जाता है और ये जो वेगाबॉन्ड था यानी कि जो मक्खड़ था वो सड़क के किनारे किनारे चल रहा था और एक जो ग्रे कॉटेज था सड़क के किनारे साइड में वहाँ पर वो शेल्टर लेता है, शरण लेता है। और जो ओनर था कॉटेज का यानी इस झोपड़ी का जो मालिक था वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी न तो पत्नी थी और ना ही कोई बच्चे थे और वो खुशी खुशी उसे जो है शरण दे देता है, वहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता है और उसको फूड ऑफर करता है। वो काफ़ी काइंड हार्टेड मैन था और वेगाबॉन्ड में काफ़ी विश्वास दिखाता है और बताता है कि वो रांस्टो आयरन वर्क्स में पहले क्रॉफ्टर का काम करता था और अब जो है वो अपनी जीविका चलाता है, अपनी ज़िंदगी चलाता है एक गाय का दूध बेचकर, जो कि उसके पास एक गाय थी उसका मिल्क बेचकर वो अपनी ज़िंदगी चला रहा था। और वो उसको ये भी दिखाता है कि उसने पिछले ही महीने जो है 30 क्रोनर्स अर्न किए थे बाय सेलिंग हिज मिल्क और वो उसे वो पैसा भी दिखाता है जो 30 क्रोनर्स उसने अर्न किए थे अपनी गाय का दूध बेचकर, वो उसको 30 क्रोनर्स भी दिखाता है जो कि उसने एक पाउच में विंडो फ्रेम के नज़दीक एक क्लिप पर टांगे हुए थे। The guest, that is the vagabond, thanked the host for his generosity and went his own way. The old man locked his house and went to milk the cow. After half an hour, the guest returned, smashed the window pane and stole the money. He decided that after committing the theft, it would not be safe for him to continue on the highway, so he turned off the road into the woods. और ये जो मेहमान था उसका यानी वेगाबॉन्ड जो बेघर बंजारा था, रेड ट्रक सेलर, वो उसका शुक्रिया अदा करता है सुबह को और वो अपने सुबह के वक्त जो है जब सुबह अर्ली मॉर्निंग को उठता है तो जो गेस्ट था यानी वेगाबॉन्ड या रेड ट्रक सेलर भी आप उसको कह सकते हैं, वो उसकी उदारता के लिए जो झोपड़ी का मालिक था यानी कि जो कॉटेज था उसका जो ओनर था उसका शुक्रिया अदा करता है उसकी जनरसिटी के लिए और अपने रास्ते चल पड़ता है। अब ये जो ओल्ड मैन था, कॉटेज का जो ओनर था, वो अपने घर का ताला लगाता है और अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला जाता है। आधे घंटे के बाद जो गेस्ट था यानी कि जो वेगाबॉन्ड था वो वापस आता है, विंडो का जो पेन था उसको तोड़ता है और पैसा चुरा लेता है। और वो डिसाइड करता है कि उसने क्योंकि अपराध किया था, चोरी की थी, इसलिए उसके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा हाईवे से जाना और इसलिए वो अपना रूट जो है वो बदल लेता है और वुड्स में यानी जंगल से जाना ज़्यादा प्रेफर करता है। He walked through a labyrinth of different paths in the big and confusing forest. He soon realized that he had only been walking around in the same path of the forest. He was tired beyond measure and the thoughts about the world being a red trap reoccurred in his mind. He realized that the whole forest was like an impenetrable prison from which he would never escape. अब वो उस फॉरेस्ट में चलता जाता है, वो काफ़ी बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था और उसे जल्दी ही रियलाइज़ होता है कि वो फॉरेस्ट में घूम घूम कर सिर्फ एक ही जगह पर आ जा रहा है और वो काफ़ी थक चुका था और उससे जो वो विचार आया था कि ये संसार जो है ये एक बड़े से चूहेदान के समान है, उसके दिमाग में दोबारा से वो विचार आता है और वो महसूस करता है कि जिस जंगल में वो फंस गया था वो काफ़ी कंफ्यूजिंग और बिग फॉरेस्ट था और वो फॉरेस्ट उसके लिए एक चूहेदान के समान था जो कभी समाप्त नहीं होने वाला था और वो उससे भाग नहीं सकता था। The vagabond saw no hope of coming out of the dense forest, so he felt dejected and tired. As he laid his head on the ground, he heard the sound of regular thumping of a hammer. He realized that an iron mill was somewhere in the vicinity. He gathered all his strength and walked in the direction of the sound. He reached Ramstrow Iron Works, where the master blacksmith and his helpers sat in the dark forge near the furnace. One could feel that work was going on in full swing, and many sounds could be heard in the forge.
अब ये जो वेगाबॉन्ड था यानी कि जो घुमक्कड़ था उससे कोई उम्मीद जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी उस घने जंगल से बाहर निकलने की। वो काफ़ी उदास हो गया था और काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो जो है ज़मीन पर लेट गया और उसने अपना सर जो था वो नीचे रखा और उसने जो है तभी एक रेगुलर थंपिंग की यानी कि हथौड़ों की भारी आवाज़ सुनी और उसने महसूस किया कि कहीं ना कहीं उस एरिया में आसपास कोई आयरन मिल है, लोहे की मिल है। और उसने अपनी सारी ताकत बटोरी और उस डायरेक्शन में चल पड़ा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वो रामस्ट्रॉ आयरन वर्क्स में पहुँचा जहाँ पर कि जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था यानी कि जो लोहार था वो अपने हेल्पर्स के साथ जो अंधेरी भट्टी थी उसमें वो काम कर रहा था। कोई भी जो है वो ये महसूस कर सकता था कि वहाँ पर काम जो है वो फुल स्विंग पर चल रहा था और काफ़ी सारी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती थी उस फोर्ट से। वो जो कारखाना था लोहे का वहाँ से काफ़ी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती थी। The vagabond opened the gate and entered the forge in search of shelter on the cold and rainy December night. He sought permission from the master blacksmith to stay there overnight. He was granted permission haughtily. The vagabond slept close to the furnace in order to keep himself warm. अब ये जो वेगाबॉन्ड था उसने गेट ओपन किया और वो जो लोहे का कारखाना था वहाँ पर वो अंदर गया शेल्टर मांगने के लिए, यानी कि उसको वहाँ रहने के लिए शरण चाहिए थी और दिसंबर की ठंडी थी और काफ़ी बारिश हो रही थी रात को। उसने परमिशन मांगी मास्टर ब्लैकस्मिथ से वहाँ पर एक रात ठहरने के लिए और उसे परमिशन मिल गई वहाँ पर ठहरने के लिए। और जो वेगाबॉन्ड था वो फर्नेस के पास जो भट्टी थी उसके नज़दीक ही सो गया अपने आप को थोड़ी गर्माहट देने के लिए। The owner of the mill was particularly about the owner of the mill was particular about the quality of iron that was sent into the market. That night he came to the mill on his round of inspection. The presence of the vagabond lying there caught his attention. He looked at him closely and mistook him for Captain Niels Olof, a close colleague of his belonging to the same regiment. The vagabond did not disclose his real identity, thinking that he could get some money from the iron master. The iron master invited him to his manor house. अभी मैंने आपको बताया कि जो वेगाबॉन्ड था उसने गेट ओपन किया और शरण मांगने के लिए वो अंदर गया। काफ़ी ठंड थी और बारिश हो रही थी, दिसंबर की नाइट थी और उसे वहाँ पर ठहरने की परमिशन जो थी वो मास्टर ब्लैकस्मिथ से मिल गई। और परमिशन लेने के बाद जो है वो वेगाबॉन्ड वहीं फर्नेस के पास यानी जो भट्टी थी उसके नज़दीक ही जो है वो सो गया ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिल सके। अब जो आयरन मिल का मालिक था वो आयरन की क्वालिटी को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर था। वो ये चाहता था कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन जो है वो उसके मिल में बने और सप्लाई हो। तो वो अक्सर जो है राउंड लेता रहता था, इंस्पेक्शन के लिए आता रहता था। तो जो ओनर था आयरन मिल का वो रात के जो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर आया मिल में और उसने वेगाबॉन्ड के प्रेजेंस को वहाँ पर देखा और उसका ध्यान जो है उसकी तरफ गया। उसने उसको नज़दीक से देखा और उसको थोड़ा सा जो है गलत फहमी हो गई। उसने सोचा कि ये कैप्टन निल्स ओलोफ है जो कि उसका क्लोज कलीग था एक सेम रेजिमेंट में। और वेगाबॉन्ड ने भी अपनी रियल आइडेंटिटी यानी कि अपनी असली पहचान जो है वो डिस्क्लोज नहीं की, ये सोचकर कि शायद आयरन मास्टर जो है वो उसे कुछ पैसा दे दे या उसकी कुछ मदद कर दे। और आयरन मास्टर जो था उसने उसको अपने घर पर इनवाइट किया। The wanderer was alarmed at the very thought of going to the manor house because the 30 kroner that he had stolen could put him in a tight spot. So he deliberately and firmly rejected the iron master's offer. The iron master assumed that probably the captain was embarrassed at his ragged and miserable clothes. He tried to mitigate his fears by telling him that he stayed with his oldest daughter there and so it won't be embarrassing at all to go to his place. All his sons were settled abroad and his wife Elizabeth was dead.
The Iron Master said that both of them would enjoy his company on Christmas Eve. The tramp's constant refusals finally made him give in and he went away. अब यहाँ पर जो ये वंडर था यानी घुमक्कड़, वो काफ़ी अलार्म्ड था ये सोचकर कि उसके पास जो है चुराए हुए पैसे हैं उसके पॉकेट में, तो उसके साथ जाना यानी जो मैनर हाउस था, ये जो आयरन मास्टर का घर था, उसके यहाँ जाना उसको मुश्किल में डाल सकता है। और इसलिए उसने जो है आयरन मास्टर को जो ऑफर था, उसने उसको इनवाइट किया था अपने घर, उसके लिए उसने बिल्कुल मना कर दिया। जो आयरन मास्टर था उसने सोचा कि शायद ये जो कैप्टन है उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं और उसको शायद शर्मिंदगी महसूस हो रही है मेरे साथ घर जाने में, तो उसने बताया कि उसको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ओल्डेस्ट डॉटर के साथ घर पर रहता है और उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। उसके बेटे जो है वो विदेशों में सेटल हो गए हैं और उसकी वाइफ एलिजाबेथ जो है वो अब नहीं है। अब आयरन मास्टर जो था उसने कहा इससे रेट्रप सेलर से या वंडर से कि तुम हमारे साथ चलो और मैं और मेरी बेटी जो है वो तुम्हारी कंपनी पाकर क्रिसमस ईव पर काफ़ी खुश होंगे, हमें काफ़ी खुशी होगी। लेकिन ये जो बेघर बंजारा था, यानी यहाँ पर जितने भी वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, रेट्रप सेलर, वेगाबॉन्ड, वंडर, ये सब वर्ड्स हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? रेट्रप सेलर के लिए। ये एक ही पर्सन है। तो ये जो बेघर बंजारा था वो बिल्कुल उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो उसके साथ नहीं जाएगा, और आखिरकार जो आयरन मास्टर था उसने हार मान ली और वो वापस चला गया। After about half an hour, the daughter of the Iron Master arrived. She was not pretty nor quite modest and shy. As she approached him, the tramp was quite alarmed and frightened. She introduced herself as Edda Wilmanson and requested him to stay with them for Christmas Eve. She said that he could leave any time after Christmas. लगभग आधे घंटे के बाद जो आयरन मास्टर की बेटी थी वो मिल में पहुंच जाती है। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, न ज़्यादा मॉडेस्ट या शाई नेचर की थी। वो उसके नज़दीक गई। जो ये बेघर बंजारा था, जो ट्रैप था, वो काफ़ी कॉशियस हो गया, थोड़ा डर भी गया। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वो एडा विल्मनसन है और उसने जो ये पेडलर था उससे रिक्वेस्ट किया कि वो उनके साथ चले और क्रिसमस ईव तक उनके साथ रहे। और उसने जो एडा विल्मनसन थी उसने पेडलर से ये भी कहा कि जब वो चाहे वहाँ से वो जा सकता है आफ्टर क्रिसमस। The red-haired peddler gave in to her request and covered himself with the fur coat carried by the lady's valet. On the way, he felt guilty for stealing the money. He found himself completely entrapped. He was quite sure that he could not come out of it. अब यहाँ पर ये जो रेट्रप पेडलर था, यानी कि चूहेदार जो बेचता फिरता था, ये फेरी वाला, वो उसने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और अपने आप को जो उस लेडी के जो सर्वेंट्स जो लेडी के सर्वेंट्स थे, वो जो उसके लिए फर कोट लेकर आए थे, उसको उसने अपने जो है उसको कवर अप किया, अपनी बॉडी को उसको पहना। और फिर रास्ते में वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था, काफ़ी उसे गलती का एहसास हो रहा था कि पैसा चुराने का, और उसने अपने आप को पूरी तरह से फंसा हुआ पाया। उसे पूरा विश्वास था कि वो इससे बाहर नहीं निकल सकेगा। The Iron Master wished that his old regimental comrade should become healthy. He should do something better than selling red drugs. His daughter was surprised that the captain's condition had become so dismal. She said that she did not find anything in the guest that pointed to the fact that he was an educated man. The father asked his daughter to be patient and wait till the time the guest shed his tramp manners and got groomed. अब यहाँ पर जो आयरन मास्टर था वो ये चाहता था कि जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, यानी कि ये जो रेट्रप पेडलर था, उसको आयरन मास्टर ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहा था। तो यहाँ पर आयरन मास्टर जो है वो ये चाहता था कि जो उसका
कलीग है ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड वो हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो जाए और रेड क्रेप सेलिंग के अलावा वो कोई और काम करे। और उसकी बेटी जो थी वो काफ़ी सरप्राइज थी कैप्टन की कंडीशन देखकर जो कि काफ़ी ख़राब थी, और उसमें कुछ भी ऐसा, ये जो मेहमान था ये रेड क्रेप पेडलर जो का गेस्ट था, उसमें कुछ भी उसको ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहीं से कोई एजुकेटेड मैन नज़र आ रहा था। और उसके फादर ने अपनी बेटी से कहा कि तुम सब्र करो और जब वो जो गेस्ट है अपना अच्छे से ड्रेसअप होगा, ग्रूम होगा, तो वो ठीक ठाक दिखाई देगा। द आयरन मास्टर realized that the guest did not resemble his colleague of the regiment even after being well dressed. He was not pleased and demanded an explanation about the events from the stranger. The tramp said that he never pretended to be what he was not. He had only come to the fort seeking shelter. He offered to remove the clothes, put on his rags, and go away from there. However, the Iron Master said that his behavior had not been honest. He hinted at taking the master to the sheriff. अब जब जो ये रेड क्रेप पेडलर था वो जो है उसने शेविंग वगैरह कर ली, अच्छे से कपड़े पहन लिए, और मॉर्निंग में जब आयरन मास्टर ने उसको देखा तो वो जो है उस अपने गेस्ट को नहीं पहचान पाया कि ये तो वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड तो ये है ही नहीं। और वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और उसने एक जो है एक्सप्लेनेशन मांगी कि तुमने जो है क्यों नहीं बताई, अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज क्यों नहीं की, उस सचदर्दी से पूछा। अब ये जो ट्रैम्प था यानी ये जो बेगम बंजारा था, उसने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की जो मैं नहीं था, ये तो आप ही थे जो मुझे ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहे थे। और वो तो वहाँ पर जो ये रेड क्रेप पेडलर था उसने कहा कि मैं तो सिर्फ वहाँ पर जो लोहे का कारखाना था वहाँ पर सिर्फ शरण लेने के लिए आया था, एक रात के लिए। और उसने कहा कि चलो मैं ये कपड़े उतार देता हूँ जो आपने मुझे दिए थे, मैं अपने पुराने फटे पुराने कपड़े दोबारा से पहन लेता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। यद्यपि जो आयरन मास्टर था वो उसके बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने कहा कि तुमने बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं दिखाई, और उसने कहा कि मैं ये मैटर जो है वो शेरिफ के पास लेकर जाऊंगा, वो ही फैसला करेगा। The tramp was really agitated at this and hit the table with his fist. He said that the whole world was a trap. All good things in life were a bait used to entrap the people. He said that the Iron Master was not impeccable or flawless himself. Someday it was possible that he might be tempted to and entrapped in the ways of the world. The Iron Master was convinced by his argument and said that he would not get the sheriff to intervene in the matter. He asked the tramp to leave immediately. जो ट्रैम्प था, अब यहाँ पर जो ये बेगम बंजारा था वो काफ़ी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उसके बिहेवियर पर आयरन मास्टर के, और उसने ज़ोर से अपनी जो मुट्ठी बनाकर टेबल पर मारी और उसने ये कहा कि ये पूरा संसार जो है वो एक बड़े से चूहेदान के समान है, और जितनी भी चीज़ें होती हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो एक लालच के समान है, एक पेट के समान है, चारे के समान है जो ये संसार हमें प्रोवाइड करता है। और उसने आगे कहा कि तुम भी अछूते नहीं हो इस चीज़ से, कभी ना कभी तुम्हारी बारी भी ज़रूर आएगी और तुम भी इस संसार रूपी चूहेदान में फंस जाओगे। आयरन मास्टर जो था उसके आर्गुमेंट से कन्विंस हो गया, उसके ने जो ये बात कही उससे वो काफ़ी कन्विंस हो गया, और उसने कहा चलो मैं शेरिफ को इस मामले में नहीं डालता, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। At this, Edna wished that the tramp stayed back. She felt that it would be wrong to send him away after promising Christmas cheer. She was of the opinion that the unwanted taken for granted man deserved a better deal. Her father finally gave in, however, the vagabond could not gauge her motive behind the kind treatment being meted out to him. इस पर एडना ने कहा उस बेगम बंजारे से, ट्रैम्प से, कि वो वहीं पर ठहरे। उसने महसूस किया कि ये बहुत गलत होगा क्योंकि हमने उससे प्रॉमिस किया था कि वो
सेलिब्रेट करेगा। अब अगर हम उसे यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं तो ये बहुत गलत होगा, और वो एक बेटर डील जो है वो डिज़र्व करता है, क्योंकि हमने उससे प्रॉमिस किया था। वो खुद यहाँ आना नहीं चाहता था, हम ही ने उसको इनवाइट किया था। और उसके फादर जो है वो उसकी बात मान लेते हैं, और वेगाबॉन्ड जो है वो उसके काइंड ट्रीटमेंट के आगे कुछ नहीं कह पाता और वहाँ पर ठहर जाता है। After sharing the Christmas fare, the stranger slept in the whole afternoon. In the evening, he comes downstairs when the Christmas tree was lighted, stood there for a while, and then again slept for 2 hours. Finally, he was awakened to eat the Christmas fish and porridge. After the Christmas dinner, he thanked and wished good night to everyone present. The ironmaster's daughter was still very kind towards him and said that he could keep her father's suit as a Christmas gift. She welcomed him back to spend the next Christmas Eve with them. The tramp was really amazed at her words. अब क्रिसमस फेयर शेयर करने के बाद, जब उन्होंने क्रिसमस ईव एंजॉय कर लिया, उसके बाद जो स्ट्रेंजर था पूरी दोपहर सोता रहा। शाम को वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया और क्रिसमस ट्री जो है वो उसको सजाया हुआ था, उसको लाइटेड किया हुआ था। इसके थोड़ी देर वो वहाँ पर ठहरा और उसके बाद वो दोबारा से 2 घंटे के लिए सोने के लिए चला गया। और उसके बाद वो फिर जब जागा तो क्रिसमस फिश और पॉरिज यानी कि दलिया खाने के लिए जागा। और क्रिसमस डिनर करने के बाद उसने उनका शुक्रिया अदा किया और सबको गुड नाइट कहा जो वहाँ पर प्रेजेंट थे। और आयरन मास्टर की जो डॉटर थी उसमें अभी भी काफ़ी काइंडनेस थी उसके लिए, काफ़ी दया थी उसके लिए। और उसने जो है रेड ट्रक सेलर से कहा कि जो उसने सूट पहना हुआ है उसके फादर का, उसको वो रख सकता है एज अ क्रिसमस गिफ्ट। उसने यानी कि जो एडला विल्मनसन थी आयरन मास्टर की डॉटर, उसने रेड ट्रक सेलर से कहा कि अगर तुम चाहो तो नेक्स्ट क्रिसमस ईव भी हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आ सकते हो। और ये जो ट्रैम्प था यानी कि जो बेघर बंजारा था, उससे उसके वर्ड्स जो थे वो काफ़ी अमेज थे। लीविंग बिहाइंड द स्लीपिंग tramp, the father and the daughter went off to the church. In the church, they got to know about the theft at the crofter's house. They returned home. The girl was very dejected to hear about the theft. The iron master was unhappy that he let the tramp into his house. He was sure that the tramp must have disappeared by then with their silverware. However, he was informed by the valet that the stranger had gone empty-handed and left behind a Christmas present for Edna. Edna opened the badly packaged gift and gave a little cry of joy. She found a small red thread and 3 wrinkled 10-kroner notes that the tramp had stolen from the old man. अब उस ट्रैम्प को यानी कि जो बेघर बंजारा था, जो उनके यहाँ गेस्ट आया हुआ था, उसको सोता हुआ छोड़कर जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी, वो दोनों चर्च चले गए। और चर्च पहुँचने के बाद उन्हें पता चला कि क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी हो गई। और जब वो लोग वापस आ रहे थे तो लड़की जो थी यानी कि एडला विल्मनसन, वो काफ़ी उदास थी ये सुनकर, चोरी के बारे में सुनकर। और आयरन मास्टर जो था वो काफ़ी दुखी था। जो बेघर बंजारा था, जो उनके यहाँ गेस्ट आया हुआ था, उसको घर में अकेला छोड़कर वो लोग जब गए हुए थे बाहर, उसके लिए वो काफ़ी दुखी था। उसे पूरा विश्वास था कि जो ट्रैप था यानी जो बेघर बंजारा था वो ज़रूर वहाँ से भाग गया होगा, उनके सिल्वरवेयर जो चांदी के बर्तन वगैरह थे उनको चुरा कर। यद्यपि उन्हें जो उनके सर्वेंट्स के द्वारा बताया जाता है कि वो अजनबी वहाँ से खाली हाथ जा चुका है और एडला विल्मनसन के लिए वो एक क्रिसमस गिफ्ट छोड़कर गया है। एडला विल्मनसन उसको वो जो उसने बैडली पैक किया था यानी कि ख़राब तरीके से जो पैक गिफ्ट था उसको उसने ओपन किया और वो खुशी से रो पड़ी। उसने पाया उस गिफ्ट में एक छोटा सा चूहेदान था जिसमें 10 kroner नोट्स रखे हुए थे, जो कि ट्रैम्प ने यानी जो बेघर बंजारा था उसने ओल्ड मैन के यहाँ से चुराए थे।
The tramp was overwhelmed with gratitude for Edla's behavior towards him and her captain-like treatment given to him. He had written that he wanted to reciprocate the gesture in the dignified way. The peddler had asked her to return the 30 kroners to the old crofter and gifted her a small return. He had also thanked her for elevating him to the status of a captain. He wrote that such an act of hers had transformed him for the better. This was the reason why he had decided to change his old ways. He had signed his name as Captain von Stahli because this name gave him the power to clear his conscience. अब ये जो ट्रैम्प था वो काफ़ी ओवरवेल्म हो गया, अत्यधिक भावुक हो गया एडला के बिहेवियर के कारण। उसने जो इतनी ज़्यादा उदारता दिखाई थी उसकी तरफ और उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया था। उसने एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि वो एक जिस तरीके से एडला विल्किंसन ने उसके साथ बिहेव किया है, उसके साथ काफ़ी उदारता दिखाई है, वो एक डिग्निफाइड इंसान बनना चाहता है, एक जो उसका तरीका था जीने का उसको वो बदलना चाहता है। और पेडलर ने आगे उससे ये भी कहा कि वो जो उसने 30 क्रोनर्स उसने रखे हैं वो ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर दे और एक छोटा सा लेटर जो है वो उसने उसको क्रिसमस गिफ्ट के फॉर्म में दिया। और उसने आगे उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने जो है उसको एक स्टेटस दिया कैप्टन का और ये भी लिखा कि उसके ये जो जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया अच्छे से, उसने उसको एक बेहतर इंसान बना दिया। और यही कारण है कि उसने अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दिए और उसने उस लेटर में सिग्नेचर किए कैप्टन वॉन स्टाले की फॉर्म में, क्योंकि उसने उसे पावर दी अपनी चेतना को साफ करने की, एक नेक इंसान बनने की। तो बेटा इस स्टोरी का थीम यही है कि अगर हम किसी भी बुरे इंसान के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, हम अपने लव के ज़रिए, अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए उसको एक नेक इंसान बना सकते हैं, जस्ट लाइक एडला विल्किंसन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी।